Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 15th of September 2023. तो गाइज आज है तारीख 15 सितंबर 2023 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर में फोकस करते हैं दोस्तों, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं, चाहे वो पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिनट हो, सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपने टेलीग्राम पर जाना है। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। अगेन आपने वहाँ पे फिर से लिखना है दीपक यादव एजुकेशन। मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ फाइनली स्टार्ट करते हैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ। पूरे लेक्चर को फुल कंसंट्रेशन के साथ में सुनना है, इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव होगी। और उस पावर को चेक करने के लिए वीडियो के लास्ट में आप लोगों से एक टेस्ट लिया जाएगा, तो उस एमसीक्यू टेस्ट को अटेम्प्ट करना और अच्छे से अटेम्प्ट करने के बाद में जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। और उस टेस्ट को अटेम्प्ट करने से आपका कंसंट्रेशन पावर चेक हो सकेगा कि कितने फुल्ली कंसंट्रेटेड होकर आपने इस पूरे वीडियो को देखा है। समझ गए? नाउ अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है हमारा वो विद्या समीक्षा केंद्रों के बारे में बात करता है। जीएस पेपर नंबर 2 एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। खबर क्या है, यानी ये न्यूज़ में क्यों है, पहले वो डिस्कस करेंगे। देखो, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर के अंडर में जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इन्होंने हर एक राज्यों के ऊपर में थोड़ा सा जोर दिया है कि हर एक राज्य क्या करे, अपना विद्या समीक्षा केंद्र को ओपन करे। इस वजह से यहाँ पर ये अभी विद्या समीक्षा केंद्र चर्चा में आ रहा है। और इसी वजह से आपने क्या करना होगा, विद्या समीक्षा केंद्र के बारे में पढ़ना होगा कि आखिरकार ये एग्जैक्टली है क्या। चलो, विद्या समीक्षा केंद्र दोस्तों एक डेटा रिपोजिटरी है। डेटा रिपोजिटरी का मतलब ये एक ऐसी बॉडी होगी, एक ऐसा केंद्र होगा जहाँ पे बहुत सारा डेटा रखा हुआ होगा। और वो डेटा कौन सा होगा? वो डेटा हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू जो अलग अलग स्कीम्स चलाई जाती हैं, यानी एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से शिक्षा के लिए यहाँ पर जो भी अलग अलग स्कीम्स होती हैं, उनका जितना भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा इन्हीं केंद्र के अंदर में रखने वाले हैं। प्लस इन केंद्र का एक कंट्रोल रूम भी होने वाला है। और जो भी कंट्रोल रूम इन केंद्र के होंगे वो क्या करेंगे, सारे डेटा को कलेक्ट करने के बाद में ट्रैक करेंगे कि वो स्कीम का परफॉर्मेंस किस प्रकार से चल रहा है। डेटा को एनालाइज भी करेंगे। ये सारा काम हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के माध्यम से होने वाला है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर डेटा में ये तो पता चल गया हमें कि स्कीम्स का डेटा इकट्ठा किया जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर से क्वेश्चन आता है कि इस रिपोजिटरी में स्पेशली किस किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाएगा वो और बता दो। तो आओ वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, इस रिपोजिटरी के अंदर में पीएम पोषण मिड डे जो मील प्रोग्राम चलाया गया है, ठीक है, आपको पता है बच्चों को स्कूल में जो खाना प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो जो प्रोग्राम है उसका डेटा यहाँ पे रखा जाएगा। टीचर ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड करवाया जाएगा। टेक्स्ट बुक कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। प्लस स्कूल से कितने बच्चे ड्रॉप आउट हो चुके हैं, कितने यहाँ पर अटेंडेंस आ रही है, कितने लोग रेगुलर आ रहे हैं, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। स्टूडेंट का लर्निंग आउटकम क्या है, इसका एक सर्वे होता है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, उस सर्वे का डेटा रखा जाएगा। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का डेटा रखा जाएगा। तो इससे हम लोग पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है इसको मेजर कर सकेंगे, इसको देख सकेंगे कि कहाँ पर वीकनेस है और कहाँ पर थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है। समझ गए? अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इस केंद्र को बनाने के लिए फंडिंग कौन देगा, पैसा कौन देगा? तो इसके लिए जो हमारी केंद्र सरकार है इन्होंने ऑलरेडी कुछ फंड्स अलोकेट कर दिए हैं। 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए तक यहाँ पे हर एक राज्य को प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ताकि इस पैसे का इस्तेमाल करके वो अपने राज्य में इस प्रकार के जो केंद्र है उसको ओपन कर सकें। ठीक है, विद्या समीक्षा केंद्र को वो खोल सकें। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इस पूरे केंद्र का इम्पॉर्टेंस, इसका महत्व क्या होगा? दोस्तों, इसका महत्व ये होने वाला है कि हम पूरे के पूरे स्कूल्स को, पूरा एजुकेशन सिस्टम को हम ट्रैक कर सकते हैं। जहाँ पर भी हमें कुछ और नई चीज़ रिक्वायरमेंट होगी उस नई चीज़ को हम वहाँ पे पूरा करके इसको और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। समझ गए? आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से जो पूरा पर्टिकुलर आर्टिकल है वो समझ में आ चुका है। इस तरीके से हम बिल्कुल सटीक बातें करते हैं इस वीडियो के अंदर में। जो हमारे डेली ये वीडियोज़ आते हैं इसमें बिल्कुल सटीकता से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, यानी जितना एग्जामिनेशन पूछा जाएगा उतनी बातें आपको मिलेंगी। चलो, न्यूज़ नंबर 2। अगले आर्टिकल में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के बारे में बात की गई है दोस्तों।
अब ये क्या है थोड़ा समझते हैं। पहले खबर क्या है वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं पता होगा न्यूज़ में क्यों है तो पढ़ने का कोई मज़ा आएगा नहीं। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, ये जो मंत्रालय है, ये अभी क्या करेंगे, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, ये जो पर्टिकुलर मीटिंग है, ये जो मंच है, इसको यहाँ पर अटेंड करने वाले हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये मीटिंग कहाँ पर हो रही है, तो ये मीटिंग रशिया के एक पोर्ट सिटी है जिसका नाम है व्लादिवोस्तोक। उस पर्टिकुलर पोर्ट सिटी के अंदर में इस मीटिंग को रखा जाएगा। वहाँ पर हमारे ये मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं वो भी पहुँचने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ पर यही उठता है कि सर एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आप लोग मेरे साथ में लंबे समय से जुड़े हो तो पता चल चुका होगा। इस 3 लाइन में से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। क्या है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, आओ थोड़ा सा यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, ये जो पूरा मंच है, जो पूरी बॉडी है, इसको बनाया गया था साल 2015 में, ताकि क्या किया जा सके, जो हमारा स्पेशली रशिया का फार ईस्ट वाला रीजन है, वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सके, यानी बाहर से बहुत सारा निवेश को रशिया के फार ईस्ट वाले रीजन में बढ़ाया जा सके। कहोगे ये रीजन कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको रशिया का मैप दिखेगा। रशिया दुनिया में सबसे बड़ा देश है जब हम लोग बात करते हैं लैंड के मामले में, ठीक है। रशिया की कैपिटल मॉस्को आपको देखने को मिलेगा। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं रशिया का ईस्टर्न पोर्शन कौन सा है, वैसे दोस्तों रशिया ये पूरा का पूरा है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो ये वाला जो पोर्शन है स्पेशली, ये रशिया का फार ईस्टर्न रीजन है, या कह सकते हो रशिया का बिल्कुल ईस्टर्न पोर्शन। इस वाले पोर्शन में आबादी बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा रहती है। दूसरा एक चीज़ ये भी है कि इस वाले पोर्शन में ढेर सारे जो मिनरल्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसी पर्टिकुलर एरिया में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ अपना निवेश बढ़ाएं, इस एरिया में इन्वेस्ट करें, इस एरिया को और ज़्यादा वेल डेवलप बनाया जाए, इसके लिए ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को बनाया गया। तो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम क्यों बनाया गया ये आप समझ गए। अब दोस्तों ये जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है, ये क्या करता है, हमारे इकोनॉमिक पोटेंशियल को डिस्प्ले करता है। इकोनॉमिक पोटेंशियल, बिजनेस कंडीशन, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इस रीजन में कैसी हैं उसके बारे में बताता है। कई सारे एग्रीमेंट्स इस ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में ऑलरेडी साइन हो चुके हैं, और ये एग्रीमेंट 2017 के अंदर में 217 एग्रीमेंट साइन हुए थे, और 2021 में ये एग्रीमेंट की संख्या बढ़कर 380 हो गई। और ये जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं दोस्तों अभी इस पर्टिकुलर रीजन में बाकी काम करने के लिए, वो 3.6 ट्रिलियन रूबल्स में यहाँ पर साइन हुआ है, रूबल्स जो कि रशिया की करेंसी है। अब ये जो अग्रीमेंट है, इन अग्रीमेंट जो इतने सारे हुए, इनका मेन फोकस क्या है, इनका मेन फोकस है कि जो रशिया का फार ईस्ट रीजन है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट, जो मिनरल्स वहाँ पर पाए जाते हैं उनकी खुदाई करके उनको निकालना, कंस्ट्रक्शन करना, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इस प्रकार से सभी चीज़ों को वहाँ पर लेकर चलना, ये हमारा मेन मकसद है इस रशिया के फार ईस्ट रीजन को लेकर। अब ये जो फोरम है, इस फोरम के मेन प्लेयर्स कौन कौन से हैं। मेन प्लेयर्स में आता है हमारा चाइना, साउथ कोरिया, जापान और इंडिया। ये इस रीजन में बहुत मेन प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर चाइना सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, सबसे बड़ा निवेशक चाइना है। और चाइना यहाँ पर एक ऐसा देश है जो कि यहाँ पर ये देखता है कि हम अपने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा बड़े लेवल पर लेकर जा सकते हैं। और रशिया का सपोर्ट भी चाहिए, और रशिया चाइना आज के समय पर दोस्त हैं, पक्के दोस्त आपको देखने को मिलेंगे। चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों इस रीजन में, वो कहीं ना कहीं कह सकते हो टोटल इन्वेस्टमेंट का 90% है। चाइना ने ऑलरेडी उस पर्टिकुलर रीजन में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्या उद्देश्य है। रशिया ने डिसाइड किया कि हम इस एरिया को पूरी तरह से डेवलप करेंगे ताकि रशिया को पूरे के पूरे एशियन ट्रेड रूट से कनेक्ट किया जा सके। ये एरिया थोड़ा शांत है, इस एरिया को यहाँ पर वेल डेवलप बनाने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन बढ़ेगा, यहाँ पे कुछ और सिटीज़ होंगी, व्लादिवोस्तोक हो गया, उसके बाद में खाबरोवस्क हो गया, उलान उडे हो गया, इस प्रकार के कई सारे शहर आपको देखने को मिलेंगे इसी पर्टिकुलर रीजन में। तो रशिया का मेन मकसद है कि इसी रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आया जाए, ठीक है, अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस सर्वाइव किया जाए। जो सैंक्शंस लगे हैं रशिया के ऊपर, इसके ऊपर इससे सर्वाइव किया जाए। ये कैसे हो सकेगा, जब चाइना और बाकी कुछ कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया, जापान, इंडिया, ये सभी कंट्रीज़ जब इन्वेस्ट करेंगे इस रीजन में, तब यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी सी सफल हो पाएंगी। अब बात यह है कि इसका इंपॉर्टेंस, इसका महत्व होगा क्या। इसका महत्व यहाँ पर यह होगा, रशिया की जो ये टेरिटरी है फार ईस्टर्न रीजन, नेचुरल रिसोर्सेज से भरी हुई है। यहाँ पर फिश, ऑयल, नेचुरल गैस, वुड, डायमंड्स और दूसरे मिनरल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इस एरिया में पॉपुलेशन बहुत कम रहती है। इवन यहाँ पर ये जो रीजन है, ये जिस रीजन की बात कर रहे थे फार ईस्ट रीजन, ये बहुत ही ज़्यादा रिच है। रशिया की जो पूरी जीडीपी है, पूरी इकॉनमी, उसके अंदर 5% का कंट्रीब्यूशन केवल और केवल वो पर्टिकुलर रीजन देता है। तो आप समझ सकते हो उसका इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। तो हर एक कंट्री चाहती है उसका पोटेंशियल पूरी तरह से निकाला जाए।
समझ गए। तो ये था हमारा पूरा का पूरा रशिया फार ईस्ट। अब रशिया फार ईस्ट, जैसे मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया है, रशिया का खासकर ईस्टर्न मोस्ट पार्ट को हम लोग फार ईस्ट बोलते हैं। इसमें कुछ और कंट्रीज़ जो है मिलकर क्या कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, तो ये रीजन थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है, आप ऐसा कह सकते हो। जैसे यहाँ पर कुछ कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना, इंडिया, नॉर्थ कोरिया, जापान, ये कुछ कंट्रीज़ आपस में मिलकर इन्वेस्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर ये जो स्कोप है इसका ये और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ दोस्तों, आगे आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना यार। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 2000 प्लस लाइक्स का, प्लीज़ आप उसको सपोर्ट कर सकते हो। नाउ अगले आर्टिकल में बात की जा रही है हमारे शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड के बारे में। रिसेंटली मैंने द हिंदू के वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि पर्टिकुलरली इसी वीडियो के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनके लिए कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल को मैं दोनों ही जगह पर कवर करता हूँ। तो खबर क्या है, तो न्यूज़ ये निकल कर आई है कि हाल ही में जो हमारे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, दैट इज CSIR, इन्होंने अनाउंस किया है कुछ लिस्ट ऑफ अवॉर्डीज़, यानी कुछ ऐसे व्यक्ति जिनको शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया जाएगा 2022 के लिए। उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। अवार्ड अभी नहीं दिया जाएगा, केवल लिस्ट आती है सितंबर में। इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आया हुआ है। तो इसी वजह से आपने शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ये अवार्ड क्या है, किस लिए दिया जाता है, शांति स्वरूप भटनागर जी कौन है, इनके बारे में बात करेंगे। ये जो पर्टिकुलर पर्सन आपको दिख रहे हैं, इन्हीं का नाम शांति स्वरूप भटनागर है। हमारे देश आज़ादी के बाद में साइंस एंड टेक में इतना कुछ कर पाया है, उसके पीछे एक रीज़न ये भी है क्योंकि यहाँ पर इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे साइंस एंड टेक की इंडस्ट्री में। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ये शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है, ये नाम किसके नाम के ऊपर रखा गया है। अब ये देखो, जो नाम है ना, हमारा जो CSIR नाम की बॉडी है, दैट इज़ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके जो फाउंडर डायरेक्टर यानी इस बॉडी को फाउंड करने वाले जो यहाँ पर पर्सन है, जिनका नाम है शांति स्वरूप भटनागर, अभी वे इस दुनिया में नहीं है, तो इन्हीं के नाम के ऊपर यहाँ पर यह अवार्ड रखा गया है। और जो प्राइज़ दिया जाता है इस अवार्ड के अंदर में, वो कह सकते हो क्यों दिया जाता है, क्योंकि जब कोई पर्सन अपना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है साइंस एंड टेक की फील्ड में, साइंस एंड टेक की फील्ड में हर साल एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन की वजह से ये अवार्ड दिया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इस प्राइज़ का नेचर क्या है। देखो, इसके अंदर में जो प्राइज़ अमाउंट है लगभग 5 लाख रुपए का यहाँ पर ये अमाउंट प्रोवाइड करवाया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ठीक है, हर एक सिटीजन इसके लिए एलिजिबल है, ध्यान रखना। पिछले एक साल में इसका कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा है वो देखा जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे, चाहे वो OCI हो यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो, चाहे वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, अगर वो इंडिया में काम कर रहा है तो वो भी एलिजिबल है इस अवार्ड के लिए। कोई भी रिस्ट्रिक्शंस, किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर नहीं देखने को मिलती हैं। इस अवार्ड के प्रति जो नाम निकल कर आते हैं, यानी जिन जिनको अवार्ड दिया जाता है, तो उन रिसिपिएंट्स के जो नाम है वो पब्लिक में अवेलेबल करवा दिए जाते हैं 26 सितंबर को। ठीक है, पब्लिकली में अवेलेबल हो जाएंगे नाम। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि फिर धीरे धीरे करके जो है ये अवार्ड्स दिए भी जाते हैं 26 सितंबर को, क्योंकि CSIR फाउंडेशन डे हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, उसको मनाते हैं। शांति स्वरूप भटनागर जी, इनका जन्म होता है 21 फरवरी 1894 में, उनकी डेथ होती है 1 जनवरी 1955 में। शांति स्वरूप भटनागर बहुत जाने माने साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर रहे हैं केमिस्ट्री के लगभग 19 साल तक। दूसरी चीज़, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के पहले सेक्रेटरी थे। उसके बाद में साइंटिफिक एंड रिसर्च, उसके अलावा और कई सारी बॉडीज़ हुई हैं, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। उसके बाद इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को बनाने में। उसके साथ साथ इन्होंने साइंस एंड टेक में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। जैसे मैंने बोला, देश की आज़ादी के बाद में हमारा जो साइंस एंड टेक इंडस्ट्री है, इसको ग्रो करने में एक बहुत बड़ा हाथ इनका भी था। ठीक है, हमारा जो UGC है, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके पहले चेयरमैन रह चुके हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। CSIR नाम की बॉडी यहाँ पर इन्होंने बनाई, इन्होंने फाउंड किया। तो इसी वजह से यहाँ पर साइंस एंड टेक में अगर कोई बेहतर काम करता है पिछले एक साल में, तो उसको यहाँ पर ये शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया जाता है और उस व्यक्ति को यहाँ पर इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में दोस्तों सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर फिनटेक के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। पहला यहाँ पर जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा वो फिनटेक का आएगा। फिनटेक दोस्तों होता क्या है? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, आप समझ रहे होंगे, एक ऐसा संगठन बनाया जाएगा जो कि खुद से अपने आप को कंट्रोल कर सके। लेकिन ऐसा संगठन किस चीज़ के लिए बनाने वाले हैं? फिनटेक के लिए। अब फिनटेक दोस्तों कोई छोटी चीज़ नहीं है। फिनटेक के अंदर में हमारा सारा का सारा जो डिजिटल सिनेरियो है वो कवर हो जाता है। डिजिटल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, जिसमें हमारे मोबाइल पेमेंट्स हो गया, ऑनलाइन पेमेंट्स हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गया, ऑनलाइन ऐप्स हो गए, क्रिप्टो करेंसी हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं जो डिजिटाइजेशन के वे में काम कर रही हैं। तो ये सब हमारा फिनटेक के अंदर में आता है। तो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं शक्तिकांता दास जी, इन्होंने
फिनटेक वाली जो कंपनीज़ हैं इनसे बोला है कि भाई आप अपनी खुद की सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को बना सकते हो। आप अपनी खुद का एक संगठन बनाओ जो आपकी बॉडी को खुद को वो कंट्रोल करे, रेगुलेट करे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम और डिटेल से जानेंगे। ये ना एक प्रकार का नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। इस बॉडी का मेन काम ये होगा कि उस कंपनी के लिए, जो फिनटेक कंपनी होगी, उस कंपनी के लिए कुछ नियम कानून को यहाँ पर वो सेट कर सके। इस सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का एक और मकसद होगा। क्या मकसद होगा कि भाई जो कंपनी है, जब मान लो कोई ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हो, ठीक है, आप उस ऑनलाइन बैंकिंग की सर्विस ले रहे हो, उस पर्टिकुलर बैंक की सर्विस ले रहे हो, तो उसका मेन काम होगा कि भाई वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो कि उस बैंक को रेगुलेट करे, प्लस उसके जो कस्टमर्स, उसके जो ग्राहक हैं, उनकी प्रोटेक्शन करे, एथिक्स को प्रमोट करे, क्या सही है क्या गलत, इसमें यहाँ पर हमेशा सही का साथ दे, इक्वालिटी को प्रमोट करे, प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करे। ये हमारा मेन मकसद यहाँ पर होगा इस सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का। यानी फिनटेक की जो कंपनीज है उसको और ज़्यादा ऊंचे लेवल पर लेने का मेन मकसद होगा। तो फिनटेक में क्या आता है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, चाहे वो ब्लॉकचेन हो, ऑनलाइन पेमेंट्स हो, एक्सचेंज हो, रिसर्च, डिजिटल मनी, ऑनलाइन बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, क्राउड फंडिंग, हर चीज़ यहाँ पर इसी चीज़ में आती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आएगा, चलो ठीक है, इनसे बोल दिया गया कि भाई अपनी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बना लो, लेकिन इस सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का काम होगा क्या? तो काम भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता चुका हूँ। इस कंपनी को और बड़े लेवल पर लेकर जाने का काम होगा, एथिक्स के माध्यम से काम करने का काम होगा। तो यहाँ पर ये जो जानी माना सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये 2 वे कम्युनिकेशन चैनल की तरह काम करेगा। यानी इसके जो मेंबर्स होंगे और दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके बीच में एक लिंक का काम करने वाला है। अपने कंपनी को एक हेल्दी मार्केट में उतारने वाला है। अपने जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको ट्रेन करेगा, नए नए जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में एक जागरूकता फैलाने का काम करेगा। ठीक है, अगर किसी को परेशानी हो रही है तो उस परेशानी का एक समाधान देने का काम करेगा। तो ये हमारा सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। दोस्तों, एक आर्टिकल निपाह वायरस बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आपको देखने को मिलेगा पिछले कुछ समय से। तो निपाह वायरस आपको पढ़ना है, एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है। कुछ टॉपिक्स जो बहुत रेलिवेंट होते हैं उनको मैं दोनों ही वीडियोस के अंदर मैं कवर करता हूं। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो केरला के अंदर में अभी यहाँ पर एक अलर्ट जारी कर दिया गया है, स्पेशली कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। रीज़न यहाँ पर यह है कि वहाँ पर निपाह वायरस पाया गया है। निपाह वायरस की वजह से 2 लोगों की डेथ हो चुकी है और ये डेथ नंबर बढ़ता जा रहा है। अभी 5 लोगों के अंदर में ये जो केसेस है वो नज़र आए हैं। कहोगे इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यहाँ पर यह है दोस्तों कि निपाह वायरस एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी कौन सी होती है? जूनोटिक बीमारी वो बीमारी होती है जो कि जानवर से इंसान में फैलती है और फिर उसके बाद में ह्यूमन से ह्यूमन के अंदर में आराम से फैलनी स्टार्ट हो जाती है। लाइक कोविड-19 जैसे कोरोना वायरस था, उसी प्रकार से आपको ये निपाह वायरस देखने को मिलेगा। निपाह वायरस सबसे पहली बार मलेशिया और सिंगापुर में नजर आया। मलेशिया में 1998 में और सिंगापुर में 1999 के अंदर में ये जो निपाह वायरस है वो सबसे तेज़ी से फैला था। ये बीमारी वैसे स्पेशली अगर हम बात करें फ्रूट बैट्स के अंदर पाई जाती है। जो चमगादड़ होते हैं, हमारे चमगादड़ जो हैं, हमारे नहीं, जो चमगादड़ हैं वो नेचुरल रिजर्वोयर हैं। ठीक है, जो चमगादड़ होता है वो नेचुरल रिजर्वोयर होते हैं वायरस के, यानी नेचुरली ये वायरस इनमें पाया जाता है। और वायरस में केवल निपाह वायरस नहीं, हेंद्रा वायरस भी, और ऐसे कई सारे वायरसेस इन चमगादड़ों में देखने को मिलते हैं। और इसी वजह से ये चमगादड़ के माध्यम से वायरस फैलना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो यहाँ पे पेड़ पे कोई फल लगा था, अब यहाँ पर वो चमगादड़ के कांटेक्ट में आया, वो फल नीचे गिरा, इंसान ने खा लिया, वो वायरस इंसान में पहुँचा। वो इंसान अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से जाकर मिलेगा तो क्या होगा, वो वायरस फैमिली में और बाकी सारे दोस्तों में ट्रांसमिट होता चले जाएगा। फिर वो दोस्त बाकी लोगों से मिलेंगे, ऐसे ट्रांसमिशन बढ़ता चले जाएगा जैसे कोविड-19 का था। नाउ ये जो वायरस है ये चमगादड़ का जो यूरिन होता है, जो इसका पेशाब है उसमें प्रेजेंट होता है, इसका जो मल होता है उसमें प्रेजेंट होता है, इसकी जो लार होती है उसमें भी ये प्रेजेंट होता है। इसके सिम्टम्स की बात करेंगे तो लक्षण यह है कि अगर किसी को भी निपाह वायरस हो जाए तो इससे बहुत तेज बुखार, सर में दर्द, थकान, नींद आ रही है, मेंटल कन्फ्यूजन, कोमा और इनफैक्ट यहाँ पर इंसान की डेथ भी होना तय है। बाकी बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो कोई भी यहाँ पर इसका कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। आज के समय पर कोई इसका उपाय अवेलेबल नहीं है कि जिससे कि हम इसको टैकल कर सकें। समझ गए? ये इसलिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में दोस्तों डिजिटल मार्केट्स एक्ट के बारे में बात की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत सरल शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा। काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स यहाँ पे होते हैं लोगों को, लेकिन मैं आपको आराम से समझाने की कोशिश करूँगा। खबर क्या है पहले ये समझते हैं। तो हाल ही में जो यूरोपियन कमीशन है, क्या यूरोपियन कमीशन, ये यूरोपियन कमीशन हमारे पूरे यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। आपको पता है ना, यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 नेशंस आते हैं, 27 कंट्री का ये ग्रुप है।
तो हाल ही में यूरोपियन कमीशन ने 6 अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनी को गेट कीपर का दर्जा दे दिया है इस डिजिटल मार्केट एक्ट के अंदर में। गेट कीपर का दर्जा देने का मतलब है कि अब ये कंपनी डिजिटल मार्केट एक्ट में कवर की जाएंगी। ये बड़ी बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी? अल्फ़ाबेट, अमेजन, एप्पल, बाइट डांस, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट। ये सारी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी जायंट कंपनीज। इन सबको गेट कीपर का टैग दिया गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि गेट कीपर क्या होता है। इसको समझने से पहले हमें समझना होगा डिजिटल मार्केट एक्ट क्या है। देखो, डिजिटल मार्केट एक्ट दोस्तों यूरोप के थ्रू लाया जाने वाला एक कानून है। यूरोप ये कानून इसलिए लेकर आया है ताकि हमारे मार्केट में जो हेल्दी कंपटीशन है वो मेंटेन रहे। फॉर एग्जांपल जैसे बड़ी बड़ी कंपनी हैं, अमेजन है, एप्पल है, ठीक है, अल्फ़ाबेट है, ये जो कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये जो कंपटीशन है उसको दबाने की कोशिश करती हैं। अगर कोई दूसरी कंपनी इनके टक्कर की मार्केट में आती है तो उसको हमेशा दबाने की कोशिश की गई है, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। इससे क्या होगा? कंपटीशन नहीं बढ़ेगा। और दोस्तों आपको पता है मार्केट अच्छा तभी होगा जब वहाँ पर एक हेल्दी कंपटीशन होगा। क्योंकि अगर एक हेल्दी कंपटीशन होगा तो फ़ायदा क्या होगा भाई? आपके पास में ज़्यादा वैरायटीज़ होंगी, आपके पास में ज़्यादा चॉइसेस होंगी, है ना, कि भाई ये थोड़ा सस्ता दे रहा है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, तो आप महंगे वाले के पास में क्यों जाओगे? तो ये यहाँ पर कंपटीशन से मार्केट में बेटर क्वालिटी, लोअर प्राइसेस, नए नए इनोवेशंस, नए नए आविष्कार होते हैं। एक से एक हर कोई व्यक्ति नई चीज़ निकालने की कोशिश करता है ताकि कंज्यूमर्स तक बेटर ऑप्शन पहुँचाया जा सके। तो ये बेसिकली यहाँ पर डिजिटल मार्केट एक्ट आपको देखने को मिलेगा। समझ गए? तो इसी को यहाँ पर चलाया गया है, इन कंपनीज़ के ऊपर में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि ये जो कंपनीज़ हैं स्पेशली लोगों को परेशान ना करें, इस पर कोई ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस ना हो। आराम से यहाँ पर कह सकते हो लोग अगर फॉलो कर रहे हैं तो लोगों का यहाँ पर कंसेंट लिया जा सके। लोगों को अनइंस्टॉल करना है तो उसको अनइंस्टॉल करवाया जा सके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कई सारे ऐप ज़बरदस्ती मोबाइल में भर दिए जाते हैं, आप उनको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। ये सब यहाँ पर खेल चल रहा है इन सभी बड़ी बड़ी जाइंट्स का, बड़ी बड़ी कंपनीज़ का, जो आपस में जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो करके ये कदम उठा लेती हैं, दूसरे कंपनीज़ को मार्केट में आने नहीं देती हैं। समझ गए? तो रूल्स के मुताबिक कौन सी कंपनी है जिसको गेट कीपर का डेजिग्नेशन दिया जाता है? तो यहाँ पर वो कंपनी जिनकी मार्केट वैल्यू एटलीस्ट 75 बिलियन यूरो के आसपास होगी या 82 बिलियन डॉलर्स के आसपास होगी, ठीक है। या फिर कोई ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एक बहुत बड़ा ऐप हो सकता है जो कि हर महीने लगभग 45 मिलियन यूज़र्स के थ्रू चलाया जा रहा हो, या एटलीस्ट उसके ऊपर में 10,000 एक्टिव बिजनेस यूज़र्स हों। तो ऐसे कोई प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसी कोई कंपनीज है, तो उनको गेट कीपर का टैग दिया जाएगा। और ये जो डिजिटल हमारा मार्केट एक्ट है, ये मार्केट एक्ट 2023 से एनफोर्सेबल होगा, लागू होगा और इन कंपनीज़ के ऊपर में लगना स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए? चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। दोस्तों अगले आर्टिकल में न्यू स्पाइडर स्पीशी के बारे में बात की जा रही है। मकड़ी की एक नई प्रजाति यहाँ पर देखने को मिली है। एक नहीं, दो प्रजातियाँ नजर आई हैं, दोनों आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मैरून कलर दोनों में थोड़ा सा कॉमन नज़र आ रहा होगा, यानी रेड से जो कलर होता है उसी को मैरून कलर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको इसके बारे में और डिटेल्स प्रोवाइड करवाता हूँ। तो हाल ही में क्या होता है, दो नई स्पाइडर की जो स्पीशीज़ हैं, एक का नाम है पल्पी मैनस गोडावन और दूसरा का नाम है पल्पी मैनस मालडॉक। तो ये जो दोनों स्पीशीज़ हैं, ये दोनों पाई गई हैं कहाँ पर? राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क और सोलापुर में, ठीक है। इसी वजह से ये नई स्पीशीज़ चर्चा में। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में पल्पी मैनस गोडावन और पल्पी मैनस मालडॉक, ये दो चीज़ें न्यूज़ में थी, ये क्या है? क्या ये स्पाइडर की स्पीशी है या कोई प्लांट की स्पीशी है? इस प्रकार से आपसे कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो आपने पढ़ रखा है तो आप आराम से जवाब दे सकोगे कि हाँ भैया ये स्पाइडर की स्पीशी है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो स्पाइडर की स्पीशी का नाम रखा है गोडावन और मलडॉक, ये जो नाम है ना गोडावन मलडॉक, ये कहीं ना कहीं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम की एक बर्ड पाई जाती है, जो कि आज के समय पर जिसकी संख्या बहुत कम हो चुकी है, ठीक है। तो इसी के लोकल नाम के ऊपर यहाँ पर यह नाम रखा गया है इन मकड़ियों का। इन मकड़ियों की खास बात क्या है? खास बात यहाँ पर ये है, ये शर्माती ज़्यादा हैं। हाँ बिल्कुल यही मेंशन किया गया, शर्माती ज़्यादा हैं, बार बार छुपने की कोशिश करती हैं ये मकड़ियाँ, ठीक है। दूसरा यहाँ पे इन दोनों का जो कलर देखोगे मैरून कलर नज़र आएगा। दूसरी और एक और जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि इनकी जो जाला वगैरह फेंकने की जो शक्ति होती है ना, जाला बनाने की जो शक्ति होती है, मकड़ी बहुत बड़ा बहुत घना जाला बना सकती है, लेकिन यहाँ पर ये जो जाला बनाने की शक्ति होती है थोड़ी सी कम होती है। समझ गए? अब उसके बाद में दोस्तों जैसे मैंने बोला, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम पर ही ढूंढ ढांड के इनके लोकल नाम के ऊपर ही इन मकड़ियों का नाम रखा है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बेसिकली ये वाली बर्ड है, अक्सर चर्चा में रहती है, अक्सर कई सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बने हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि बहुत कम मात्रा में बनी है, मतलब बहुत कम मात्रा में बची है, ठीक है। तो इंडिया में कई सारी जगह पर पाई जाती है, स्पेशली राजस्थान में। राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की केवल और केवल 150 संख्या पाई जाती है, केवल 150 हैं ये।
और कह सकते हो हमारे दुनिया में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जितनी आबादी है, जितना पॉपुलेशन है, उसका 95% पॉपुलेशन केवल राजस्थान में, और वो भी 150। और जो थोड़ी बहुत हैं वो यहाँ पर गुजरात के अंदर कच्छ में पाई जाती हैं। समझ गए? तो आज के समय पर ये खतरे में है, बहुत ही ज़्यादा खतरे में मैं कहूँगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, ये राजस्थान की एक स्टेट बर्ड भी है। उसके बाद इसका कंजर्वेशन स्टेटस देखोगे तो IUCN में इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल रखा है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में डालने का मतलब पता है ना कि वो जो चिड़िया है उसकी प्रजाति बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, और मतलब कुछ नंबर में बचे हैं, और वो अगर 150-200 प्रजाति वो भी खत्म हो जाए, सॉरी 150-200 नंबर में जो बची हैं वो भी खत्म हो जाएं, तो इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड से हटाकर हमें एक्सटिंक्ट कैटेगरी में डालना होगा, यानी कि वो प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। समझ गए? तो ये इस तरीके से यहाँ पर खतरे में नजर आती है। बाकी साइट्स में अपेंडिक्स 1 में रखा है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में शेड्यूल 1 में कवर किया गया है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। दोस्तों अगले आर्टिकल में मेगालिथिक डोलमेन साइट के बारे में बात की जा रही है। ये डोलमेन क्या होता है? ये मेगालिथिक इस प्रकार का यहाँ पर आपको ये पत्थर देखने को मिलेगा जो कि एक सिंगल रॉक है, और उससे एक ज़माने में कई बार यहाँ पर आप देख पाओगे 2-3 पत्थर खड़े करे गए, इसके ऊपर ये ऊपर रख दिया गया है। इसी को यहाँ पर डोलेम बोला जाता है। तो एक प्रकार का जो डोलेम है वो भी यहाँ पर पाया गया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों कि कनाडा के अंदर में, कन्नड़ मतलब कि हम लोग बात करें दक्षिण कन्नड़ की बात करें, मतलब कर्नाटका की, ठीक है, कर्नाटका की स्पेशली बात कर रहे हैं। तो कर्नाटका के अंदर में एक जगह है मोडू कोनाजे। तो मोडू कोनाजे के अंदर, मतलब मोडू कोनाजे जो जगह है वहीं पर ये डोलम साइट देखने को मिली है, और इस डोलम साइट के साथ साथ वहाँ पे टेराकोटा फिगरिंस पाई गई, यानी चिकनी मिट्टी के कुछ अलग अलग छोटे छोटे फिगर्स पाए गए हैं, जैसे घोड़े के फिगर पाए गए हैं, बुल का फिगर पाया गया है, काऊ का फिगर पाया गया है, छोटे छोटे जो यहाँ पर फिगर्स है वो देखने को मिले हैं। तो ये जो मेगालिथिक डोलम साइट है, मेगालिथिक मतलब यहाँ पर आप देख पाओगे एक सिंगल रॉक है। सिंगल रॉक को यहाँ पर सिंगल जो रॉक्स हैं उनसे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। स्पेशली डोलम साइट में जो मेगालिथिक डोलम साइट होती है वो ऐसी नज़र आती हैं, ठीक है। 2-4 रॉक खड़ी कर दी जाती है और उसके ऊपर एक रख दी जाती है। ऐसे कई सारे अलग अलग साइट्स हमें देखने को मिल रहे हैं हमारे देश भर में। तो डोलम में क्या होता है? डोलम में एक बहुत बड़ा सा जो स्टोन है, बहुत बड़ा सा जो चट्टान है, जिसको हम लोग ऑर्थोस्ट्रैट के नाम से जानते हैं, इसको यहाँ पर तैयार किया जाता है, और यहाँ पे एक स्क्वायर में रूम बना दिया जाता है। रूम बनाने के बाद में इसके ऊपर एक बड़ा सा स्टोन रख दिया जाता है कैप के तौर पर, यानी इसका कैप स्टोन जिसको बोलते हैं। ये खड़े करे गए और इसके ऊपर यहाँ पर एक बड़ा सा जो स्टोन है वो यहाँ पर रख दिया गया, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ना जो दोस्तों ये डोलम साइट है, ये अलग अलग नाम से जानी जाती हैं साउथ इंडिया में। फॉर एग्जांपल कलमाने, पंडवारा, ठीक है, मोरियारा माने। तो इस प्रकार के अलग अलग नाम से यहाँ पर ये साइट जानी जाती हैं। लेकिन जो हम लोग मुदु कोनेजे साइट की बात कर रहे हैं, जो कर्नाटका के अंदर में, जहाँ पर अभी ये नए नए फिगरेंस मिले हैं, छोटे छोटे यहाँ पर कह सकते हो कि ये मिट्टी के बने हुए जो स्टैचूज़ होता है वो मिले हैं, ठीक है। इस प्रकार के कुछ यहाँ पर छोटे छोटे स्टैचूज़ हमको देखने को मिलेंगे। गाय का स्टैचू मिला है, बल का स्टैचू मिला है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे चिकनी मिट्टी के बने हुए हैं। तो जो फिगरेंस में हम लोगों को मिले हैं ना, ये फिगर्स लगभग 800 से लेकर 700 BC को बिलोंग करते हैं, इतने पुराने हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो साइट है, यहाँ पर जो एक मेगालिथिक पाया गया है, मेगालिथिक डोलम साइट, यानी इस प्रकार से यहाँ पर जो डोलम है वो देखने को मिला है। ये डोलम बहुत ही ज़्यादा पुराना आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। इसमें कई सारे जो पत्थर है वो यहाँ पर यूज़ करे गए हैं। क्लियर हो गया? तो दोस्तों यहाँ पर ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, बस खाली डोलम साइट के बारे में ध्यान रखना। ये नई डोलम साइट स्पेशली कर्नाटका में देखने को मिली है। नाउ स्टार्ट करते हम लोग अपने क्वेश्चंस को। आई होप आप लोगों ने सही से पूरे लेक्चर को सुन लिया है, और अब मैं मानता हूँ कि आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटेम्प्ट करोगे। वो पता चलेगा तब जब यहाँ पे आपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ में सुना है या नहीं सुना है, उसको यहाँ पर आप चेक कर सकोगे। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन बात करता है कि जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। दोस्तों बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एक प्रकार का नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन काम है कुछ नियम कानून को लेकर आना। इसका जो मेन एम है कि जो कंज्यूमर्स, जो कस्टमर्स हैं, जो ग्राहक हैं, उनको प्रोटेक्शन देना, ठीक है। जो प्रोफेशनलिज्म इंडस्ट्री के अंदर में उसको प्रमोट करना। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन A 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही हैं, या D दोनों के दोनों गलत हैं? ना दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मुडुकोंजे एक मेगालिथिक डोलम साइट है, ये कहाँ पर कौन से राज्य में स्थित है, ये आपने बताना है। ऑप्शन A कर्नाटका, B राजस्थान, C मध्य प्रदेश, या फिर D आंध्र प्रदेश। फिर दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, निपाह वायरस को लेकर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये नहीं बताना, कितने स्टेटमेंट सही है ये बताना है। पहला स्टेटमेंट, निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है। दूसरा स्टेटमेंट, जो फ्रूट बैट है, जो चमगादड़ है, वो एक नेचुरल रेजर्वॉयर है, उसके अंदर ये वायरस नेचुरली पाया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट, इसका कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट आज के समय पर अवेलेबल नहीं है।
तो बताओ इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी तीनों सही हैं या ऑप्शन नंबर डी सब गलत हैं। नाउ अगला क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। डिजिटल मार्केट एक्ट हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है और इस डिजिटल मार्केट एक्ट को कौन लेकर आया है, कौन से जो ग्रुप है उसका यहाँ पर ये लाया गया एक्ट है। ऑप्शन ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी यूरोपियन यूनियन, सी G20 या डी आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो बताओ चारों में से कौन सा सही उत्तर है। बहुत आसान क्वेश्चन है। नाउ एक और बहुत सरल सा क्वेश्चन, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को एस्टेब्लिश किया गया है कौन से रीजन के डेवलपमेंट के लिए, ये आपने बताना है। ऑप्शन ए वेस्ट अफ्रीका, ऑप्शन बी फार ईस्ट ऑफ रशिया, ऑप्शन सी सेंट्रल एशिया या ऑप्शन डी साउथ एशिया। बताओ क्या होना चाहिए उत्तर। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया होगा। अब इसके बारे में पता करना है तो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बताता हुआ चलूँगा। आप उसको रीचेक करना, मैच करना और जो भी आपका स्कोर आया उसको प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे बिना मत जाना। चलो आखिरी क्वेश्चन से आंसर को देखना स्टार्ट करेंगे। पूछा गया था यहाँ पे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम हाल ही में जो लाया गया है इसको हमने कौन से रीजन के डेवलपमेंट के लिए बनाया, तो इसका सही उत्तर है फार ईस्ट ऑफ रशिया के लिए हम लोगों ने इसको तैयार किया। फिर पूछा गया डिजिटल मार्केट एक्ट हाल ही में कौन लेकर आया, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यूरोपियन यूनियन। फिर पूछा गया निपा वायरस इन्फेक्शन को लेकर 3 स्टेटमेंट में बताओ इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। फिर पूछा गया मुडुकोंजे एक मेगालिथिक डोलेम साइट है, कहाँ पर स्थित है, तो कर्नाटका के अंदर में ये स्थित है। फिर आपसे पूछा गया सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए, बताओ कौन सा सही है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप आप लोग को मज़ा आ चुका होगा। तो क्या स्कोर आया है आपका, कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। परेशान ना होना, उदास ना होना। अगर ज़्यादा गलत हुए हैं तो कल फिर से मिलेंगे। फुल कंसंट्रेशन के साथ में पूरे लेक्चर को फिर से सुनना है और देखना बिल्कुल धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगेगा। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।